हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को जो है केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कराने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या जो है भिन्न भिन्न होती है। तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है। तो इसे आइसोबार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। ठीक है, आइसोबार कहा जाता है। आइसोबार यानी संभारिक, ऐसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान हो उसे संभारिक कहा जाता है, और संभारिक को ही आइसोबार इंग्लिश में कहा जाता है। जैसे ऑर्गन के अंदर जो है परमाणु संख्या जो है 18 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 40 है। पोटेशियम के अंदर जो है परमाणु संख्या 19 और द्रव्यमान संख्या 40 है। कैल्शियम के अंदर जो है द्रव्यमान संख्या जो है 40 है, परमाणु संख्या 20 है। तो सभी के अंदर जो है द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन जो है परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है, नहीं संभारिक कहा जाता है। यानी संभारिक के अंदर जो है क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। तो संभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? तो संभारिकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है। ये जो है गलत हो गया है, इसको यहाँ पे लिख देना है क्या? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या। तो अलग अलग पदार्थों या तत्वों के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होते हैं लेकिन उसके परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं, ऐसे तत्वों को संभारिक कहा जाता है। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को जो है नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश इलेक्ट्रॉनों के समान संख्या वाले परमाणु, अणु या आयन को क्या कहते हैं? डैश इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु या अणु या आयन होते हैं, क्या होते हैं? तो उसे कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाले परमाणु, अणु या आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। समान प्रोटॉनों की संख्या वाले परमाणु या अणु या आयन को समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब जिस टेम्परेचर पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे शून्य तापमान या परम शून्य ताप कहा जाता है। शून्य तापमान या परम शून्य तापमान कहा जाता है। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे परम शून्य ताप या शून्य तापमान कहा जाता है। आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर nRT होता है। आदर्श गैस का समीकरण जो है PV बराबर nRT होता है। इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह जो है बोयल्स का नियम बताता है। ठीक है, बोयल्स का नियम बताता है, बोयल्स का नियम। तो बोयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर किसी गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। P समानुपाती 1/V या P। अगला क्वेश्चन है, अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV बराबर nRT किस गैस के लिए सही लागू होता है? तो यह जो है आदर्श गैस के लिए सही लागू होता है। अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV बराबर nRT आदर्श गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। अभिलाक्षणिक गैस समीकरण आदर्श गैस के स्थिर द्रव्यमान के लिए लागू होता है, और PV बराबर nRT होता है जब बॉयल एवं चार्ल्स के नियम संयुक्त करते हैं तो गैस समीकरण नियम बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नियम जो है गैस से संबंधित नहीं है? तो वह है एवोगैड्रो का नियम जो है वो गैस से संबंधित नहीं है। बाद बाकी बॉयल्स का नियम, जूल का नियम और चार्ल्स का नियम जो है वो गैसों से संबंधित है। तो जूल का नियम, जब विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह से तार के प्रतिरोध के कारण इस तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और इसे जूल का नियम कहा जाता है।
ऊष्मा को ही ऊर्जा कहा जाता है और ऊष्मा या ऊर्जा का ऐसा ही मतलब होता है जूल, जबकि अन्य नियम गैस से संबंधित है। कौन विसरित नहीं होता है? विसरण का मतलब होता है फैलना। तो इनमें से कौन सा जो है विसरित नहीं होता है? तो अगरबत्ती का धुआं विसरित होता है, इत्र की वाष्प जो है विसरित होता है, धुआं भी जो है विसरित होता है, लेकिन मेथी पाउडर जो है विसरित नहीं होता है। सन 1883 ईस्वी में ग्राहम ने गैसों के विसरण की गति का नियम प्रतिपादित किया था और इस नियम के अनुसार निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग एवं उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। उसने बताया था किसमें? तो विसरण की गति के नियम में जो है। अगला क्वेश्चन है, गैसों का कौन सा गुण उन्हें सुबाह्य बनाता है? सुबाह्य का मतलब होता है कि फैलना, ठीक है, तो उसको संपीड्यता कहा जाता है, संपीड्यता, ठीक है। गैसों का कोई निश्चित आकार तथा आयतन नहीं होता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रव्यमानांक कमरे के ताप से कम होते हैं। गैसों में संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी बहुत अधिक होती है और उन्हें सुबाह्य बनाता है। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम किस समीकरण पर लागू होता है? तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 पे जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 पे जो है। दो या दो से अधिक गैस जो निश्चित ताप पर निश्चित दाब पर एक बंद पात्र में रखी हो परंतु उनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो, तब उनका कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है और यह डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो गैस की मात्रा जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बोयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित होता है, मतलब 2000 डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी मिश्र धातुएं लौह और अलौह धातुओं के शोधन में काम आते हैं। यह एक संक्रमण धातु है जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में कि मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो वह किया था किसके लिए? रेडियम के लिए जो है। मैरी क्यूरी विख्यात भौतिकविद और रसायन शास्त्री थी। मैरी ने रेडियम की खोज की थी। विज्ञान के अंदर दो शाखा है, भौतिक एवं रसायन शाखा, तो भौतिक एवं रसायन विज्ञान, और उन दोनों में जो है मैडम क्यूरी को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है वो हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था, हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। कुछ विशेष तत्वों व उनके यौगिकों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही निकलती है और इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें या बेकुरल किरणें कहते हैं। किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होते रहने की घटना को रेडियो एक्टिविता कहा जाता है और इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने की थी। प्रमुख रेडियो एक्टिव तत्व अगर बोला जाए तो वह है यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम और प्लूटोनियम, ठीक है। यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम। पियरे क्यूरी तथा मैडम क्यूरी ने बाद में अत्यंत महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी, ठीक है। तो रेडियम भी एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? तो पिच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम से संबंधित है। पिच ब्लेंड यूरेनियम से संबंधित है। पिच ब्लेंड यूरेनियम से संबंधित है और यह एक रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज और अयस्क है। अगर यूरेनियम को रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो है वो पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो प्रमुख रूप से दो अयस्कों पिच ब्लेंड एवं कार्नोटाइट में पाया जाता है। पिच ब्लेंड गहरे नीले रंग का अयस्क है जिसमें यूरेनियम ऑक्साइड उपस्थित रहता है। पिच ब्लेंड में मुख्य निक्षेप प्रमुखतः कांगो, अफ्रीका तथा कनाडा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो परमाणु बलों की सिद्धांत की खोज जो है हिदेकी युकावा ने किया था। हिदेकी युकावा। ज्वारीय बल वह बल है जिसे एक वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण से किसी दूसरे वस्तु पर स्थित अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर से लगाती है। जैसे पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण आता है।
तो थैंक यू।